आदि भागकर देवी माँ की मूर्ति के सामने गया और वहां थाली में से एक मुट्ठी सिंदूर लाकर आरू की मांग भर दी। अपनी मांग में सिंदूर महसूस होते ही आरू ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदि गुस्से से भरकर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ सब के सब, अगर किसी ने भी एक और पत्थर मारने की जुर्रत की तो उसे यही जिंदा दफना दूंगा। वहां पर सन्नाटा पसर गया, सभी लोग शांत हो चुके थे। फिर आदि सिद्धांत जी की तरफ जाकर बोला, कुंवारी कन्याओं का आना मना है ना, तो बन गई ये सुहागिन। मैं आदित्य राठौर अभी इसी वक्त देवी माँ को साक्षी मानकर आराध्य को अपनी पत्नी का मानता हूँ। आज और अभी से ही ये है मिसेज आराध्य आदित्य राठौर। आदि की आंखें इस समय गुस्से से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। दोनों परिवार ही हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। नव भी भीड़ को जैसे तैसे चीरते हुए आरू के पास आया और उसे अपने गले लगा लिया। आरू नव के गले लगी हुई आरू आदि की तरफ ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में नमी थी। नव की आंखों में भी इस समय नमी आ गई थी, पर उससे कहीं गुना ज्यादा गुस्सा था। आरू नव से अलग होकर अपनी मांग पर हाथ रखकर अपनी आंखों के सामने लाती है। उसकी मांग भर चुकी थी। वो नव की ओर देखती है, फिर अचानक से उसके गले लगकर फफक पड़ती है। उसे काफी चोट लगी होती है। आदि जब आरू की चोट की तरफ देखता है तो उसे और भी गुस्सा आता है। आरू बेहोश होकर नव की बाहों में ही झूल गई। आदि जब आरू को बेहोश होते हुए देखता है, नव से बोलता है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हालांकि उसे खुद भी काफी चोट लगी होती है, पर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नव आदि की आंखों में देखता है, जहां इस वक्त उसे आरू के लिए फिक्र और प्यार दोनों ही नजर आ रहे थे। नव आरू को अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है, तब तक पीछे से सिद्धांत जी की आवाज आई, ठहरो। नव रुक जाता है। वो गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। आदि सिद्धांत जी की तरफ देखकर बोलता है, नव तुम आरू को लेकर जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ। कदापि नहीं, ये कन्या कहीं नहीं जा सकती। केवल मांग में सिंदूर लगा देने से विवाह नहीं हो जाता। तुम दोनों का विवाह अभी इसी वक्त होगा, यही इसी मंदिर में, अथवा इस कन्या के प्राण हमारे ये शिष्य यही निकाल लेंगे। सिद्धांत जी थोड़े गुस्से में बोले, आपको समझ भी आ रहा है आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? वो बेहोश है, चोट आई है उसे इतनी, ऐसे में कैसे शादी हो सकती है? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूंगा। और रही आपके इन शिष्यों की बात, तो अगर किसी ने आराध्य को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो उसका हाथ उसके जिस्म से अलग दिखाई देगा। आदि गरजता हुआ सा बोला। सभी लोग आदि के इस रूप को देखकर हैरान थे, खासकर सारिका जी। हमेशा शांत रहने वाला आदित्य आज बेहद खतरनाक लग रहा था। राकेश जी लगातार आदि की हरकतों पे गौर कर रहे थे। उन्हें कुछ कुछ समझ आया और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस कन्या का उपचार यही होगा, कुछ ही देर में इसकी मूर्छा भंग हो जाएगी, तब तुम दोनों का विवाह होगा। हम स्वयं तुम्हारा विवाह करवाएंगे, और अगर हमारे आज्ञा का उल्लंघन किया तो हम प्रण लेते हैं अपने जीवन भर की तपस्या से इस कन्या को ऐसा श्राप देंगे कि ये न तो जी पाएगी न ही मर पाएगी। सिद्धांत जी बोले। नव तब से अपने गुस्से को रोक रखा था, पर आरू के लिए ये सब सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने आदि के पास जाकर आरू को संभालने को बोला और सिद्धांत जी के पास जाकर बोला, आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए तब से चुप था, वरना अगर किसी और ने मेरी बहन के लिए ऐसा सोचा भी होता तो मैं उसको छोड़ता नहीं। पर जितनी आपकी इज्जत करता हूँ उससे कहीं गुना ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता हूँ। भूलकर भी उसे दोबारा नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार तो मैं सह गया, पर दूसरी बार यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। यदि ये कन्या यहाँ से बिना विवाह किए गई तो देवी माँ की शपथ, हम इसे श्राप जरूर देंगे। सिद्धांत जी भी नव की आंखों में देखते हुए बोले। राखी जी इतना सुनते ही घबरा गई। वो रोते हुए बोली, क्षमा गुरुवर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आरू की शादी आदि से जरूर होगी। फिर वो वहां से हटकर सारिका जी और राकेश जी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोलती है, हमारी आरू को अपनी घर की बहू बना लीजिए, उसकी जिंदगी अब आपके हाथों में है। सारिका जी उनके हाथ पकड़ लेती है, फिर बोलती है, आपकी तरह आरू मेरी भी बेटी है। आदि तो वैसे ही उसकी मांग भर चुका है, जिस पल उसने आरू की मांग भारी वो उसी पल से हमारी बहू बन गई। देवेंद्र जी भी राकेश जी के पास आकर बोले, प्रार्थना करता हूँ तुम इस रिश्ते को मना मत करना, हमारी आरू को अब तुम्हारा आदि ही बचा सकता है। राकेश जी उन्हें गले लगाते हुए बोले, समधी जी तुम्हें प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं तो हमेशा से ही आरू को पसंद करता हूँ, आफ्टर ऑल वो मेरी पार्टनर है। सिद्धांत जी उन सुहागिनों से कहते हैं, तुम सभी इस कन्या का उपचार करो, हम विवाह की तैयारी करते हैं। फिर वो अपने सभी शिष्यों से बोलते हैं, इन दोनों के परिवार वालों का शुद्धिकरण करवाओ और इस लड़के को भी औषधि लगवाओ। आदि किसी भी दवा को लगवाने से मना करता है, पर राकेश जी और देवेंद्र जी उसे जबरदस्ती उन लोगों के साथ भेज देते हैं। आदि के जाने के बाद सिद्धांत जी ने दोनों परिवारों के लोगों से कहा, आप सभी मेरे साथ आइए, आप सभी को आवश्यक सूचना देनी है। फिर वो गुफा की दूसरी ओर बने मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। सभी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। नव अभी भी बेहद गुस्से में होता है।
सिद्धांत जी नव के सामने आकर बोले, जानता हूँ तू अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करता है और इस समय क्रोधित है, परंतु तू ये नहीं जानता कि आने वाले समय में इस कन्या पर बहुत संकट आने वाले हैं। उस समय यही लड़का उसका साथी बनकर उसे संभालने की क्षमता रखता है। उन दोनों की ही माथे की रेखाएं बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, किंतु उन दोनों पर ही संकट है। जब भी उस लड़के पर संकट आएगा तो वो कन्या उसे बचाएगी, और जब भी उस कन्या के ऊपर संकट आएगा वो लड़का उसे बचाएगा। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब नियति का खेल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। देवी माँ की यही इच्छा है कि उन दोनों का ही विवाह हो। मैंने जो कुछ भी किया वो सभी आवश्यक था। नव हैरानी से सिद्धांत जी को देख रहा था। ये विवाह अत्यंत आवश्यक है। आज के मुहूर्त में जिस जोड़ी का भी विवाह होता है वो जन्मों जन्मांतर तक एक दूसरे का साथ रहते हैं। इसी विवाह से उन दोनों का जीवन सुरक्षित हो सकता है। सिद्धांत जी देवेंद्र जी के पास जाकर बोले, तूने पहले ही इस कन्या का विवाह एक लड़के के साथ करने का निश्चय किया है, परंतु वो इस कन्या के लिए उचित नहीं। देवेंद्र जी परेशान होकर बोले, आरू इस शादी के बाद तो ठीक रहेगी न सिद्धांत जी? सिद्धांत जी मुस्कुरा कर बोले, देवी माँ सब सोच के बैठी है, इस विवाह से आने वाले संकट उस कन्या का कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सभी खुशी खुशी विवाह करवाइए। और वहां से चले गए। दोनों परिवार उनकी बात सुनकर हैरान थे। वो सभी चुप थे। देवेंद्र जी सबकी ओर देखकर बोले, ये बात आरू और आदित्य को कोई नहीं बताएगा। राकेश जी भी देवेंद्र जी की बात का समर्थन करते हैं। वो सभी आदि और आरू को कुछ न बताने का डिसीजन लेते हैं। सिद्धांत जी के शिष्य आकर उन सभी को गंगा जल लाकर देते हैं और जल को अपने अपने ऊपर छिड़कने को बोलते हैं। सभी वैसा ही करते हैं। थोड़ी देर बाद आदि आया। उसने व्हाइट कलर का कुर्ता और धोती पहन रखी थी। वहां आया और आकर सबसे पहले देवेंद्र जी और रविंद्र जी के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, मैं जानता हूँ आप सभी मुझसे नाराज होंगे। आपने आराध्य की शादी वीर से फिक्स करी थी और मैंने ऐसे उसकी मांग भर दी, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी जान बचाने के लिए मुझे यही करना सही लगा। आप चाहे तो मुझे जो मर्जी सजा दे सकते हैं, पर मेरा यकीन करिए, मेरा इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देवेंद्र जी उसके हाथ नीचे करते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो बेटा? हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। तुम्हारे सामने तुमने हमारी आरू की जान बचा ली। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आदि हल्के से मुस्कुरा देता है। फिर वो अपने मम्मी पापा के सामने जाकर बोलता है, मोम डैड, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस फैसले से नाराज न होकर मेरा साथ देंगे। राकेश जी उसे गले लगाकर बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारिका जी प्यार से आदि का माथा चूमती है। आदि राखी जी और सीमा जी के पास जाता है तो वो दोनों पहले ही उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, थैंक यू बेटे। आदि नव के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो नव को देखकर बोला, क्या मेरा दोस्त मुझसे नाराज है? नव उसकी पीठ में मुक्का जड़ते हुए बोला, नाराज नहीं, बहुत नाराज हूँ। इतनी देर से सबसे माफी मांगे पड़ा है। ये नहीं कि आकर पहले मेरे गले लगता। और तूने कुछ गलत नहीं किया जो तू माफी मांग रहा है। इवन वी आर थैंक यू कि तूने मेरी जान की जान बचा ली। एल आदि मुस्कुरा देता है। नव उसे देखकर बोला, अब ऐसे ही मुस्कुराते रहेगा या गले भी लगेगा? आदि उसके गले लग जाता है। रूही भी आकर उनके गले लगते हुए बोलती है, आई एम सो हैप्पी कि आरू मेरी भाभी बनेगी। उसकी बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद आरू को होश आया तो उन सभी सुहागिन औरतों में से एक औरत ने आकर सभी को बता दिया। फिर राखी जी, सीमा जी और सारिका जी को अपने साथ ले गई। राखी जी जाकर आरू के गले लग गई। सीमा जी ने भी आरू को गले लगाया। उनके दिमाग में सिद्धांत जी की बातें घूम रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आरू ने उनके आंसू पोंछे। फिर न में अपना सर हिला दिया। सारिका जी ने आकर आरू का माथा चूम लिया। फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोली, आरू मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वो दोगी प्लीज? आरू असमंजस से सारिका जी को देखने लगती है। आरू तुम बचपन से ही मुझे मेरे आदि के लिए बहुत पसंद हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरी बहू बनो, पर आदि हमेशा से अमेरिका में रहा और जब मैंने सोचा कि मेरे आदि के लिए तुम्हें मांग लूं, उससे पहले भाई साहब ने तुम्हारा रिश्ता वीर से फिक्स कर दिया। मैंने सोचा शायद तुम मेरे आदि के लिए नहीं बनी, पर आज आदि ने तुम्हारी मांग भर दी, तुम्हें अपनी पत्नी माना है। फिर वो आरू के सामने हाथ जोड़कर बोली, मेरे आदि को अपना लो आरू, उससे शादी कर लो। आरू सारिका जी के हाथ पकड़ लेती है। राखी जी प्यार से आरू के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आदि बहुत अच्छा लड़का है आरू, वो हमेशा तुझे खुश रखेगा। जो लड़का तेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल सकता है, सोच वो तुझे कितना खुश रखेगा। और हम सभी यही चाहते हैं कि तेरी और आदि की शादी हो। बोल, करेगी ना आदि से शादी? हम सभी की यही इच्छा है। आरू ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो हल्की सी आवाज में बोली, दादा कहाँ है? राखी जी आरू को उस कमरे से बाहर ले आई। नव ने आरू को देखा तो भाग कर आया और उसे अपने गले लगा लिया। आरू ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी।
नव उससे अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, तू ऐसे क्यों गई? मंदिर में तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता? तो जानती है ना कि तू सिर्फ बहन नहीं है, मेरी जान है तू मेरे लिए। और तूने फिर भी ऐसा किया। अगर आज आदि तेरी मांग नहीं भरता तो पता नहीं क्या होता। मेरे सामने तुझे वो लोग पत्थर मार रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाया तेरे लिए, कुछ भी नहीं। मुझे माफ कर दे आरू, अपने दादा को माफ कर दे। आरू नव की आंखों में देखकर बोली, दादा आप क्या चाहते हो? मैं आपको सबके सामने मार लगाऊं? उसकी बात सुन के सभी नम आंखों के साथ ही हंस दिए। नव भी बोला, मार तो मैं तुझे लगा था, लेकिन अब मेरी आरू किसी की पत्नी है तो उस पर से मेरा हक चला गया है। आरू उसकी बात सुनकर बोली, आप हमेशा से मेरे लिए सबसे पहले आते हो, चाहे फिर कुछ ही क्यों न हो जाए। नव प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोला, तो मेरी एक और बात मान ले आरू, आदि से शादी कर ले। आदि जो इतनी देर से आरू को ही देख रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मन ही मन बोला, ये कभी नहीं मानेगी शादी के लिए। नव तुम नहीं जानते, ये एक नंबर की वैम्पायर है और मैं भी ये नहीं चाहता कि ये किसी दबाव में आकर शादी करे मुझसे। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी मर्जी से हाँ बोले, दबाव में नहीं। आरू ने एक नजर आदि को देखा, फिर नव की तरफ देखकर बोली, मैं शादी के लिए तैयार हूँ दादा। आदि ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और आरू की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो सुहागिनें आई और आरू को अपने साथ ले गई। राखी जी, सीमा जी और सारिका जी भी उनके साथ ही गई। आरू का जो शादी का जोड़ा पूजा के लिए लाई थी, उसने वही जोड़ा पहना और साथ में गहने भी। सिद्धांत जी ने वही मंदिर में एक मंडप बनवा दिया, वो वही बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। आदि उनके सामने ही मंडप में बैठा हुआ था, उसके सर पर सेहरा बंधा हुआ था और सफेद रंग के कुर्ते में वो कमाल का लग रहा था। थोड़ी देर बाद आरू आई। लाल रंग के शादी के जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल और होठों पर रेड लिपस्टिक और हल्की सी मुस्कान, अब वो असली थी या फिर सबको दिखाने के लिए, ये बस आरू ही जानती थी। आरू को आदि के बगल में लाकर बैठा दिया। सिद्धांत जी ने शादी की रस्में शुरू करवाई। पहले वरमाला हुई और कन्यादान के बाद दोनों फेरों के लिए खड़े हुए। फेरों के बाद आदि ने आरू को मंगलसूत्र पहनाया और मांग भरकर हमेशा के लिए आरू को अपना बना लिया। सभी रस्मों के बाद शादी संपन्न हुई। सिद्धांत जी का आशीर्वाद लेने के बाद वो सभी अपने घर के लिए निकल गए, इस बात से अनजान कि वहां एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। एल टू बी कंटिन्यू। वो सभी घर के लिए निकल गए। सभी लोग चौहान मैंशन में ही आए। अंदर आकर सभी लोग दंग रह गए। वीर मनोहर जी ले साथ वही सोफे पर बैठा हुआ था। वीर ने जब आरू को शादी के जोड़े में देखा तो बौखला गया। वो आरू के पास जाकर बोला, ये सब क्या है बेबी? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली थी ना? आरू कुछ नहीं बोली, वो शांत थी। पहली बात तो आरू, अब कोई तुम्हारी बेबी बाबू नहीं है, तो ये चोचलेबाजी बंद करो। और रही बात शादी की, तो होने वाली थी, हुई तो नहीं। अब से आरू मेरी भाभी है, तो भूल कर भी उसे बेबी मत बोल देना। रूही वीर को घूरते हुए बोली। वीर जोरों से हंसने लगता है। उसे हंसते देखकर रूही नव के कान में धीरे से बोली, कहीं ये सदमे में पागल तो नहीं हो गया? नव उसे घूरता है तो रूही अपने दांत दिखाते हुए बोली, नहीं, एक्चुअली मैंने कई मूवीज में देखा है कि जब इंसान को कोई सदमा लगता है तो वो पागल हो जाता है और ऐसे ही हंसने लगता है, और ये वीर तो पहले से ही मुझे और आरू को झींगुर ही लगता है। नव रूही से बोलता है, तू चुप रहेगी थोड़ी देर? रूही मुंह बना लेती है, फिर वीर को देखने लगती है। वीर हंसते हुए बोलता है, वॉट अ जोक, आई मीन इट वाज टोटली अमेजिंग। फिर मनोहर जी के पास आकर बोलता है, डैड पूछिए न इन सबसे कि ये सब क्या मजाक है। मनोहर जी देवेंद्र जी के पास आकर पूछते हैं, ये सब क्या है देवेंद्र? तुमने बोला था आरू हमारे वीर की पत्नी बनेगी, फिर ये सब कैसे हुआ और क्यों? देवेंद्र जी मनोहर जी को शांत करते हुए बोलते हैं, ये सब कुछ मैं तुम्हें समझा दूंगा, पर पहले तुम शांत हो जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। फिर वो मनोहर जी को सारी बात बताते हैं, सिद्धांत जी की बात को छोड़कर। वीर देवेंद्र जी की तरफ देखकर जोरों से ताली बजाते हुए बोलता है, व्हाट अ स्टोरी अंकल, मतलब मैं तो आपका फैन हो गया। आरू और आदित्य के इस घिनौने रिश्ते के बारे में आपको पता चला तो आपने दोनों की शादी करवा दी और किसी को सच पता न चले, इसलिए ये कहानी बता दी। वीर की बातें सुनकर नव गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? और रियली मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम्हारी बहन को ये हरकत करते हुए शर्म नहीं आई और मैं बोलने में भी शर्म करूँ? वीर एक कुटिल मुस्कान लिए बोला। क्या किया है आरू ने जो तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? रविंद्र जी गुस्से में बोले। वीर अपने फोन में एक वीडियो चलाकर रविंद्र जी को थमा देता है। अब मैं आपको बताने से अच्छा है दिखा ही देता हूँ कि क्या किया है आपकी आरू ने। सभी रविंद्र जी के पास आकर वो वीडियो देखने लगते हैं। ये उसी दिन की वीडियो होती है जब आरू घर में जा रही होती है और आदि उसे पकड़कर दीवार के पास ले आता है। वीडियो पीछे से बनी हुई थी, उसमें बस इतना दिख रहा था कि आदि की बाहें आरू की दोनों तरफ है। वीडियो पीछे से बनी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किस कर रहे हो।
आदि वीडियो देखकर हैरानी से वीर की तरफ देखता है। वीर जब आदि को खुद को ऐसे देखते हुए पाता है तो बोलता है, क्या हुआ ब्रो, ऐसे क्या देख रहे हो? यही सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मुझे कैसे मिली, बता दूंगा, पर उससे पहले एक एडवाइस दूं, ये आरू न स्टेबल नहीं है। अरे इस वीडियो में तेरे साथ है, हो सकता है और भी पता नहीं किस किस के साथ। वीर बोल ही रहा होता है कि आदि आकर उसे जोरदार पंच मारता है। आदि बिना रुके वीर को मार रहा था, नवाकर आदि को पकड़ता है। वीर के होठों से खून बहने लगा। वीर ने अपने होठों पर से खून साफ करते हुए बोला, गलत क्या कहा मैंने? मैं तो सच ही बोल रहा था कि आरू एक। आदि वीर के बोलने से पहले ही चीखा, इनफ इज इनफ, तब से बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब अगर तूने एक लफ्ज भी बोला न मेरी पत्नी के खिलाफ तो जान ले लूंगा तेरी। और रही तेरी इस वीडियो की बात तो मैं अभी इसे झूठा साबित कर देता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वीर नामक झींगुर की शक्ल देखने लायक थी। नव, कैमरा रूम किधर है? आदि नव से पूछता। गई नव उसे कैमरा रूम की तरफ लेकर जाता है तो आदि वहां से उस दिन की क्लिप निकाल कर एक पेन ड्राइव में लाता है। वो उस पेन ड्राइव को वी में लगाकर क्लिप ऑन करता है। उस दिन जो भी हुए सबने उस क्लिप में देखा और वीर की बात गलत साबित हुई। मनोहर जी आके वीर को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। आरू जो इतनी देर से सोफे पर आंख बंद कर टेक लगा के बैठी हुई थी, वो वैसे ही बैठे बैठे अंगड़ाई लेते हुए बोली, हो गया आप सबका, तो मैं कुछ बोलूं? सब आरू की तरफ देखने लगे। नव ने जब आरू को ऐसे देखा तो मुस्कुरा के बोला, माय डेंजर आरू इज बैक। आरू उठी और अपने रूम की तरफ जाते हुए बोली, बड़ी माँ और मम्मी आप सभी लोगों के लिए चाय कॉफी बनाओ, मैं अभी आई 5 मिनट में। वीर तो वहां से भाग जाना चाहता था, पर भागे भी तो कैसे? उसको एक तरफ से आदि बैठा था और दूसरी तरफ नव। थोड़ी देर बाद आरू आई तो उसने ब्लैक टॉप के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी, बालों का एक मेसी बन बना लिया था और कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा पहने आरू बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों में एक फाइल थी। वो आकर वीर के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। फिर वो बोली, तो तुम्हारे हिसाब से मेरा करैक्टर ठीक नहीं है, तो फिर तुम इस वीडियो को देखने के बाद भी मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? तुमने क्लिप देखते ही शादी को मना क्यों नहीं कर दिया? सब लोग ध्यान से आरू और वीर की तरफ ही देख रहे थे। क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ मैंने सोचा मैं इस बात को भुला दूंगा। वीर थोड़ा हकलाते हुए बोला। आरू अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाते हुए बोली, प्यार? तुम प्यार करते हो हमसे? मतलब सीरियसली? तुम्हें लगता है तुम्हारी थोड़ी देर पहले की गई हरकत के बाद कोई भी मानेगा कि तुम हमसे प्यार करते हो? अगर ऐसा लगता है तो तुमसे बड़ा झंडू इंसान हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अबे मगरमच्छ, सुनो हमारी बात, हम बताते हैं कि तू क्यों हमसे शादी करना चाहता था। चाहता क्या था? तू तो हमसे शादी करता ही नहीं, तूने शादी तोड़ने में लिए कुछ सोच रखा था, पर क्या ये हमको मालूम नहीं था? तो बचुआ अब वो भी पता चल गया। हाँ तो सभी अपना दिल थाम कर बैठिए, अब हम आपको एक बढ़िया सी मूवी दिखाएंगे, पर उससे पहले कुछ बातें जरा साफ किए देते हैं। रूही, तुम हमेशा से पूछती थी ना कि हम क्यों इससे शादी कर रहे हैं, तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहते थे क्योंकि हमें हमेशा से ही पता था कि ये शादी होनी ही नहीं थी। नव को छोड़कर सभी परिवार वाले हैरानी से आरू को देख रहे थे। आदि को तो उसकी लैंग्वेज सुनकर ही चक्कर आ रहे थे। बड़े पापा, उस दिन जो आपका एक्सीडेंट हुआ था और वीर ने आपकी जान बचाई थी, वो एक्सीडेंट वीर ने ही करवाया था। देवेंद्र जी हैरानी से वीर की तरफ देखते हैं। वीर अपना सर झुका कर बैठा था। मनोहर जी भी आरू की बात सुनकर हैरान थे। उसके बाद से ही इसने आपका ध्यान रखना शुरू करा ताकि आपकी नजरों में ये एक अच्छा लड़का बना रहे। फिर जैसा इसने सोचा था आपने हमारी शादी वीर से फिक्स करी, और एक बात बड़े पापा ने भी हम सबसे छुपाई थी। वीर ने पहले खुद हमसे शादी करने के लिए बोला था और उसने बड़े पापा से किसी को भी बताने के लिए मना किया, और बड़े पापा भी मान गए। हमने ठीक कहा ना बड़े पापा? देवेंद्र जी अपना सर झुका लेते हैं। हाँ तो अब बात आती है कि इसने ऐसा क्यों किया, तो हम बताते हैं इसने ये सब क्यों किया। हाँ तो इन भाई साहब के एक बेस्ट फ्रेंड थे निखिल चोपड़ा। इस बार वीर चौंक उठा। क्या हुआ बचुआ, झटका लगा क्या? कि जो बात मनोहर अंकल को भी नहीं पता वो हमें कैसे पता चला? तो जरा ठंड रखो, बताते हैं, सब बताते हैं। हाँ तो निखिल ड्रग एडिक्टेड था। एक दिन ड्रग्स के नशे में उसने एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उस टाइम हमने उस जाहिल से उस लड़की को बचाया था और इनके प्रिय मित्र को अच्छे से धोकर सुखा दिया। फिर पुलिस के में रिपोर्ट भी की। जेल में इसके दोस्त को ड्रग्स नहीं मिली और वो इसलिए तड़पने लगा और वो मर गया। जब इसे ये सब पता चला तो इनके अंदर बदले की भावना उत्पन्न हुई और इसने ये सब कुछ प्लान करा कि ये शादी तक तो बहुत अच्छे से रहेगा, फिर शादी के दिन ये कोई भी टिकदम भिड़ाकर हमें बीच मंडप में छोड़ देगा। इसे लगा इससे हम टूट जाएंगे और इसका बदला पूरा हो जाएगा।
पर इसी बीच इसने एक और चाल सोची कि ये अपना बसेरा धोखे से अपने नाम करवा लेगा, फिर वहां के लोगों को वहां से निकलकर एक क्लब बनवा देगा। और ये कल ही ऐसा करने वाला था, पर आज ही मेरी शादी हो गई, वो भी किसी और से, इसलिए ये इतना बौखला गया। और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप सब खुद देख लीजिए। इतना बोलकर आरू ने एक कैसेट लैपटॉप पर लगाए और वीडियो प्ले कर दिया। उस वीडियो में वीर किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो वही सब कुछ बोल रहा था जैसा आरू ने बताया। वीर आरू से बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिली? आरू जोरों से हंस दी और फिर अपनी हंसी कंट्रोल करती हुई बोली, मतलब सीरियसली तुम इतने बेवकूफ हो? रूही बिल्कुल सही बोलती है, तुम झींगुर ही हो। देखो बचुआ सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही समझदार हो, पर अफसोस समझदारी का सब ही नहीं है तुम्हारे अंदर। अब या तो तुम इज्जत से यहाँ से निकल जाओ या धरे एक किताब तुम्हारे कान के नीचे। इस बार वीर हंसने लगा। उसे हंसते देखकर सबको हैरानी हुई। वीर खड़े होकर आरू के पास आया और हंसते हुए बोला, बेबी बेबी बेबी, आज तक मैं सिर्फ बदले के लिए ये सब कर रहा था, पर आज तो सच में तुम पर इतना प्यार आ रहा है कि क्या ही बताओ। और रही बात अपना बसेरा की, तो शायद तुम नहीं जानती कि वो ऑलरेडी मेरे नाम हो चुका था। उस दिन जब इस बुढ़े के हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी पेपर्स पर तुम सिग्नेचर कर रही थी, उसी टाइम मैंने वो पेपर्स तुमसे सिग्नेचर करवा लिए थे, और तुम इस बुढ़े के गम में इतना डूब गई थी कि ध्यान ही नहीं दिया। आरू जोरों से हंसने लगी। आरू को हंसते देखकर हर कोई डर गया। उसकी हंसी बहुत भयानक थी। आदि ने नव से बोला, ये ऐसे क्यों कर रही है? नव आदि से बोला, जब भी आरू को बहुत गुस्सा आता है तो वो ऐसे ही जोरों से हंसने लगती है। उसका गुस्सा बहुत भयानक होता है। आज तो ये वीर गया। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, पर वीर आरू से बचेगा तभी तो इस पर गुस्सा उतार पाऊंगा। नव मुस्कुराते हुए बोला। आदि बस नव की बातें सुन रहा था, वो भी मुस्कुरा दिया। आरू ने आकर एक जोरदार थप्पड़ वीर को मारा। वो नीचे गिर गया और चीखते हुए बोली, बड़े पापा है वो हमारे, और तो उनके बारे में ऐसा बोल रहा है? फिर वीर का कॉलर पकड़ के उसे उठाते हुए वीर को और भी कई थप्पड़ मारती है। मनोहर जी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। आरू वीर पर चीखते हुए बोली, आगे से हिम्मत भी मत कर जाना हमारे बड़े पापा के बारे में ऐसा सोचने की भी, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। और रही अपना बसेरा की बात, तो हम अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर किए देते हैं। फिर बाहर गेट की ओर देखकर बोली, करण उस आदमी और पेपर्स को अंदर लेके आओ। जिन लोगों ने पहले के पार्ट्स पढ़े हैं वो अच्छे से करण को जानते होंगे। करण अंदर आता है, उसके साथ नव का सेक्रेटरी होता है। करण आकर कुछ पेपर्स आरू को देता है। आरू वो पेपर्स वीर मुंह पर फेंकते हुए बोलती है, कहीं तुम इन पेपर्स की तो बात नहीं कर रहे? करण देखता है उन पेपर्स पर आरू के सिग्नेचर होते हैं और वीर के भी। वीर उन पेपर्स को पढ़कर हैरानी से अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता है, तो वो बोलता है, सर मैंने भी उस बसेरे में अपने 4 साल बिताए हैं। आराध्या मैम ने बहुत हेल्प की है मेरी, मुझे उसमें रहने के लिए जगह दी और ग्रेजुएशन करने में भी हेल्प की, तो मैं उस बसेरे को कैसे तोड़ सकता हूँ जहाँ मैं खुद रहा। थैंक यू, तुमने बहुत हेल्प की हमारी, तुम अब जाओ। आरू मुस्कुराकर वीर के सेक्रेटरी से बोली। वो वहां से चला गया। करण अभी भी उन पेपर्स को हैरानी से देख रहा था। उसने वो स्टाम्प पेपर अपने सेक्रेटरी को टाइप करवाने के लिए दिए थे, पर उसने कुछ और ही टाइप करवा दिया। अबे काहे उन्हें ऐसे घूर रहे हो? क्या खा ही जाओगे उन पेपर्स को, या पढ़ नहीं पा रहे? चलो हम बता दिए देते हैं कि आखिर इन सभी को भी तो जानने का हक है। इन पेपर्स के हिसाब से तुमने आज तक जितनी भी फैक्ट्रीज अंकल के बिना जानकारी के बनाई थी, या जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वो सब तुम अपना बसेरा को डोनेट कर चुके हो। फिर वो मनोहर जी की तरफ देखकर बोली, अंकल आपका प्रॉपर्टी का कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो आपकी ही रहेगी। फिर वीर की तरफ मुड़कर बोली, अभी भी कुछ बाकी है क्या? वीर आरू को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अभी तक तो ये सब बस बदले का खेल था, पर अब मुझे तुम्हारी बर्बादी चाहिए। तभी एक जोरदार तमाचे की आवाज आई। ये तमाचा आदि ने मारा था वीर के। फिर आदि बोला, अब तक जो कुछ किया मैं चुप था, क्योंकि मैं वहां पर था नहीं, पर अब से आराध्या मेरी पत्नी है, उसका कुछ बिगाड़ने के लिए पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। आरू आदि के पास आकर बोली, शांत हो जाओ, मैं हैंडल कर सकती हूँ। फिर वीर की तरफ देखकर एक तिरछी मुस्कान लिए बोली, हमारी शराफत का यूं कतरे कतरे में फायदा न उठाओ। कयामत आ जाएगी जब हम बदमाशी पर होंगे। और हमने तो सोचा था तुम्हें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी सजा देकर छोड़ देंगे, पर शायद तुम इस लायक नहीं हो। अभी भी सस्पेंस बरकरार होगा तुम्हारा कि हमें सब कुछ कैसे पता चला। तुम न सस्पेंस में ही जेल में जाकर सड़ना, और वहीं पर बैठ के सोचना कि मैंने आराध्य से पंगा क्यों लिया। पूरी जिंदगी पड़ी है सोचने के लिए। फिर करण को देखकर बोली, कितना टाइम है? इट्स टाइम फॉर रॉक। करण आरू को देखकर बोला। आरू मुस्कुरा दी। तब तक पुलिस अंदर आ गई। करण ने उन सभी से बोला, इसने देवेंद्र सर का एक्सीडेंट करवाया और धोखे से कुछ प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवाने की कोशिश की। लेकर जाए इसे, पुलिस वीर को ले जाती है। उसके बाद मनोहर जी भी सबसे माफी मांगकर बिना किसी की बात सुने ही निकल जाते हैं। करण आरू के पास आकर धीरे से बोला, शादी मुबारक हो मैम, कुछ भी हो लड़का बड़ा कमाल का है।
आरू घूर के करण को देखती है तो वो मुस्कुरा देता है। नव आके आरू को गले लगाकर बोलता है आई एम प्राउड ऑफ यू, फिर धीरे से बोलता है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई सी माई डेंजर आरू। आरू अलग होकर मुस्कुरा देती है। देवेंद्र जी अभी भी सर झुका के बैठे होते हैं। आरू उनके पास जाकर उनके हाथ पकड़ती है तो उनके आंसू निकल जाते हैं। आरू उनके आंसू पोंछकर उनके गले लग जाती है। देवेंद्र जी आरू के गले लगे हुए ही बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से ही ये सब हुआ, आई एम सॉरी। आरू उनसे अलग होकर बोलती है आप सॉरी मत बोलिए, और आपने तो हमेशा मुझे बेस्ट देने की ही कोशिश की है। आपकी कोई गलती नहीं गई है, एंड अगर आप ऐसे रोएंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और फिर आपसे बात भी नहीं करूंगी। आरू मुंह फुलाकर बोली तो देवेंद्र जी हंसते हुए बोले किसी को कैसे हंसाना है तुझे सब पता होता है। सभी मुस्कुराने लगते हैं। रूही आरू से बोली बेबी तुझे हमेशा से ही सब पता था कैसे। आरू रूही की तरफ देखकर बोली सिर्फ मुझे ही नहीं दादा और करण को भी सब पता था, और करण ने ही तो इससे सब के बारे में हमें अपडेट किया। और अब छोड़ते हैं न उस बात को, फिलहाल मुझे एक कप चाय मिलेगी प्लीज, आरू पप्पी फेस बनाते हुए बोली। एल टू बी कंटिन्यू।